साथियों, मैं नाथूलाल प्रजापत रुद्रा क्लासेस पीलिया में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो पशु परिचय का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? तो इनमें से आपको बताना है कि श्वसन अंग कौन सा है, लेकिन वो द्वितीयक पूछा है ना, प्राथमिक श्वसन अंग नहीं पूछा है। वैसे हम जानते हो कि श्वसन हम नाक से लेते हैं, तो ये प्राथमिक श्वसन अंग है। आपको इसने कौन सा पूछा है? द्वितीयक श्वसन अंग पूछा है। तो इसी वजह से जो द्वितीयक श्वसन अंग होगा, वो द्वितीयक श्वसन अंग कौन सा होगा? वो होगा अपने मुंह। तो द्वितीय श्वसन अंग जो है वो कौन सा हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो उस ग्रंथि का नाम बताना आपको। देखिए ये जो वृद्धि हार्मोन होता है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि कंट्रोल होती है। अगर ये कम निकलता है तो हम बौने रह जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो हम बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अगर ये प्रॉपर मात्रा में निकलेगा, उचित मात्रा में, तो हम सही हमारी वृद्धि होगी। तो ये जो हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में होती हैं, और मस्तिष्क में से ये निकलता है, इस पीयूष ग्रंथि में से। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के मध्य स्थित रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो देखिए दो न्यूरॉनों की जो मध्य रिक्त स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। और इस क्रिया को, जिसमें से कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं जाती हैं, इस क्रिया को हम सिनेप्सिस कहेंगे, और इस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में आनुवंशिकता एवं लक्षणों में विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो विज्ञान की इस शाखा को जिसमें कि आनुवंशिकता और आनुवंशिकता के लक्षणों में जो विभिन्नताएं होती हैं, इसका जो अध्ययन करते हैं, इस विज्ञान की शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। ओके, तो ये हो गया। हेरिडिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है ना। आनुवंशिकी क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां पर होता है? तो प्रकाश का वेग आपको ध्यान में होगा सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, उस स्थान को कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसी स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी क्या है? यानी कि कोई भी जो स्वस्थ नेत्र है, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र है, वो कम से कम कितनी निकटतम दूरी तक स्पष्ट देख पाएगा? तो निकटतम दूरी पूछे तो ये आता है इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को साफ देख पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे वस्तु को तो हम साफ नहीं देख पाएंगे। इसलिए कम से कम 25 सेंटीमीटर तो दूर वो किताब कॉपी होनी चाहिए जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो ये निकटतम दूरी है स्पष्ट देखने की, 25 सेंटीमीटर, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट एवं 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें देखिए आपको V का मान दे रखा है, W का मान दे रखा है, और R का मान पूछा है। अब देखो इसको आपको सूत्र लगा करके निकालना पड़ेगा। वैसे देखिए इसका आंसर 484 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, लेकिन आप कहोगे कि सर 484 ओम कैसे आया? तो इसका मान मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखो ये रहा, देखिए ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको।
देखिए ये क्वेश्चन था अपना कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इस फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें आपको दो वैल्यू दे रखी है, V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, P का मान यानी कि शक्ति दे रखी है, पावर दे रखी है 100 वाट, R आपको पता करना है। R कैसे पता कर लोगे आप, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। अब इसमें R पता करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अब लेकिन आपको V भी पता है लेकिन I नहीं पता है, I का मान दे नहीं रखा, तो I हम निकाल लेंगे। कौन से सूत्र से निकालेंगे, जो कि इसमें शक्ति का सूत्र दे रखा है। शक्ति का सूत्र हम जानते हैं P बराबर VI। तो यहाँ पे P दे रखा है, पावर दे रखी है 100 वाट दे रखी है पावर। तो हम I निकाल सकते हैं इससे। I निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये V है, ये इधर P के नीचे आ जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा P बटे V। तो I का मान आ गया 100 बटे 220। 100 क्या है यहाँ पे, वाट। 100 वाट शक्ति दे रखी थी, उसके नीचे 220 वाट आया, वोल्ट आया, तो ये क्या बन गया, I बन गया। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट में मत निकालो क्योंकि आप इसका पूरा मान ही ऐसे का ऐसे ही रख दीजिए। अब आपको R पता करना है। R का सूत्र भी ऊपर निकाला था हमने, V बटे I। तो V का मान 220 वोल्ट है और I का मान अभी आपने ऊपर वाले सूत्र से निकाला 100 बटे 220। तो अब I का मान 100 बटे 220 रख दोगे। अब ये 220 जो कि नीचे हैं, ये यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो गुणा में बन जाएंगे, तो ये गुणा में आ गए ऊपर। और अब नीचे के जो 100 है उसकी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचेगा यहाँ पे 22 गुणा 22, और आप 22 को 22 से गुणा करोगे तो R का मान आ जाएगा 484 ओम। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिरोध जो आएगा वो 484 ओम आया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। तो ये बना होता है बेटा टंगस्टन का। और इसमें भी एक प्रश्न आता है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। तो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक अधिकतम होता है, तो ये जल्दी से गलता नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म होने पे भी, इसीलिए ये प्रकाश उत्पन्न करता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका यूज करते हैं हम टंगस्टन का। अगर आपको पूछे कि टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है W। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन है ऑक्सीकारक पदार्थ, बी ऑप्शन है उत्प्रेरक कहलाते हैं क्या, सी ऑप्शन है अपचायक पदार्थ कहलाता है क्या, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होते हैं उनको हम अपचायक पदार्थ कहेंगे। वैसे इस प्रश्न में उत्तर यही होगा, अपचायक पदार्थ, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं वैसे उनका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जिनका ऑक्सीकरण होता है वो सामने वाले पदार्थ का क्या कर देते हैं, अपचयन करवा देते हैं, तो इसीलिए ये अपचायक पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि वो कारक पूछ रहा है आपको कि ये फैक्टर कौन सा है, तो इसलिए यहाँ पे अपचायक पदार्थ होगा। और जिनका अपचयन होता है उनको हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, क्योंकि वो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्र में कौन सा पदार्थ काम में आता है। तो अग्निशमन यंत्र में जो पदार्थ काम में लेते हैं वो लेते हैं हम खाने वाला सोडा NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये NaHCO3 वाला सोडा काम में लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाएगी, इसीलिए अग्निशमन यंत्र में NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आयनिक यौगिक नहीं है। आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इन चारों में से बताना है कि कौन सा आयनिक यौगिक का युग्म नहीं है। तो देखिए इसमें मैं बताऊं आपको, KCl आयनिक यौगिक हैं, HCl ये भी आयनिक यौगिक हैं, और CCl4 ये आयनिक यौगिक नहीं है, और NaCl ये NaCl भी आयनिक यौगिक हैं। लेकिन इनमें से ये जो HCl है ना, ये नहीं है ना बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन है ना HCl, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो वैसे तो हाइड्रोजन गिव कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आयनिक बंध वाले दो हैं, एक तो है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पहला ऑप्शन KCl, और एक चौथा ऑप्शन NaCl। तो पहला और चौथा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहला और चौथा
पहला और चौथा तो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है तो तीसरा और चौथा। तो आयनिक यौगिक नहीं है पूछा ना आपको, तो हाँ तो नहीं है, तो ये तो KCl में तो है, NaCl भी है, इसका मतलब पहला और चौथा तो ऑप्शन में होने ही नहीं चाहिए। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें पहला चौथा नहीं हो, तो देखो पहला इसमें है, इसमें नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड जो HCl है ये भी कैसा है, आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें सह संयोजक बंद होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से ये बनता है। ए से ही ये जो तीसरा ऑप्शन है CCl4, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनता है, इसमें भी सह संयोजक बंद होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 वाला, यानी कि HCl और CCl4, यानी ये दोनों ऑप्शन बी में लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही कैसे हैं, आयनिक यौगिक नहीं होकर के ये सह संयोजक यौगिक हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन C6H12 O6, एक मिनट वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन, एक मिनट में ज़्यादा निकल गया। C6H12 का नाम बताना आपको, हाइड्रोकार्बन C6H12 का नाम बताना है। तो अब देखिए इसमें 6 कार्बन है और 6 का दुगना 12, यानी कि जस्ट दुगने इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो बताइए आपको सूत्र याद होगा, CnH2n किसका सूत्र होता है जिसमें केवल डबल होते हैं हाइड्रोजन, तो वो होता है एल्कीन का। तो एल्कीन यहाँ पे कौन सा नाम लिखा हुआ है, देखिए हेक्सिन, क्योंकि 6 नंबर पे है तो इसलिए इसको हेक्स कहेंगे, तो नाम बन जाएगा इसका हेक्सिन, तो एल्कीन हो जाएगी ये हेक्सिन। चलिए अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का सूत्र बताना आपको। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र देखिए कौन सा है, Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर सी ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है जो कि आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है, लेकिन ऊपर वाला ए ऑप्शन में जो सूत्र है NaHCO3 वो अभी हमने देखा था, ये बेकिंग सोडा या फिर खाने की सोडा का सूत्र है। बी वाला ऑप्शन NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और डी वाला ऑप्शन CaSO4.12H2O ये अपने पीओपी का फॉर्मूला है, पीओपी का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये मेन सूत्र हैं जो कि आपको याद भी होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है स्त्रियों में कौन सी घटना जनन अवस्था की शुरुआत है। तो स्त्रियों के अंदर जो ऋतुस्राव होता है, ये ऋतुस्राव ऑप्शन नंबर डी ये इनकी जनन अवस्था की शुरुआत का बिंदु होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भू संपर्कित तार पर चढ़े आवरण का रंग कैसा होता है। तो भू संपर्कित जो तार होता है इस पर जो आवरण चढ़ा होता है ये वैसे जनरली हरे कलर का होता है, ठीक है, कौन से कलर का होता है, हरे कलर का, तो ये हो जाएगा इस पर हरा कलर। और वैसे लाल कलर का क्या होता है, लाल कलर का होता है अपने फेज वाला तार, करंट का तार, ठीक है, और नीला कलर का तार हो जाएगा इसमें जो उदासीन वाला होता है वो, और हरे कलर का हो जाएगा भूसंपर्कित तार, ठीक है। तो ये कुछ मतलब मेनली कलर के नाम दे के होते हैं जो कि आपको ऐसे याद रखने हैं। वैसे देखें तो इनको मतलब उल्टे सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है वो याद रखने हैं आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। तो ये देखिए ये जो प्रश्न है इनको मैं बताता हूँ आपको, देखो पहला प्रश्न, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना क्या कहलाता है। तो जो सरल अणु है उनसे मिलकर के जटिल अणु बनेगा, इसका मतलब 2-3 अणु मिलेंगे, और जब 2-3 अणु मिलेंगे तो उनका क्या होगा, संयोजन होगा, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले ऑप्शन में संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, योगात्मक, योग हो रहा है। दूसरा रिक्त स्थान है वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो तनु अम्लों से विस्थापित कर सकती हैं। तनु अम्लों से क्या विस्थापित कर सकती हैं, यानी कि अम्लों से क्या हटा सकते हैं, वो अम्लों से वो हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आएगी वो तनु अम्लों से क्रिया करके क्या निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। अगला है अंडों का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो अंडे हैं उनका निर्माण कहाँ पे होगा, अंडाशय के अंदर होता है, तो अंडाशय में क्या हो जाएगा, अंडों का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा अभी आपने ऊपर सूत्र पढ़ा था, Na2NaHCO3,
जो कि खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे उसको यहाँ पे फिल करना है। और अगला प्रश्न जो है ये है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आवर्धन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी में कुछ दिक्कत आती है तो आप वापस कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। और अगर क्लास पसंद आई है तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।